पटना से, जहां 14 जून को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। नतीजों के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार करते नजर आएंगे। कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर इस बैठक के दौरान मोहर लग सकती है, जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 14 जून को कैबिनेट की पहली बैठक इन परिणामों के बाद होने जा रही है। तो नतीजों के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक जिसे आप देखेंगे और कई एजेंडों पर इसमें मोहर लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। कई महत्वपूर्ण एजेंडे इसमें शामिल होंगे। 14 जून को ये नीतीश कैबिनेट की बैठक। तो ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त नतीजों के बाद सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि नीतीश कैबिनेट की बैठक कब होगी, अगर ये बैठक होती है तो किस तरह के फैसले इसमें लिए जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि ये बैठक जो होने जा रही है 14 जून को, इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लग सकती है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां मुजफ्फरपुर में 3 एईएस के मरीज और मिले हैं। मीनापुर के 2 बच्चे और मुशहरी के 1 बच्चे में एईएस के लक्षण पाए गए हैं। एसकेएमसीएच में एईएस से पीड़ित बच्चों की संख्या अब बढ़कर 29 तक जा पहुंची है। मुजफ्फरपुर के 16 बच्चों में अब तक एईएस के लक्षण मिल चुके हैं, जबकि अन्य जिलों के 13 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। सभी बच्चों के राहत की बात यह है कि सभी बच्चों की स्थिति ठीक ठाक है। डिस्चार्ज होकर बच्चे जो हैं वो घर भी लौटे हैं और ऐसे में इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आती हुई मुजफ्फरपुर से। तो जहां बिहार के कई जिले जो हैं गर्मी के लू को लेकर के, जहां सबसे ज्यादा लोगों के बीच परेशानी नजर आती है, जिसमें रेड अलर्ट तक जारी किया गया, उस बीच मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी के बीच एक बार फिर से एईएस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में 3 नए बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में कुल 16 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर और आसपास के जिले से आए हुए कुल 29 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। गुरुवार को एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में मुजफ्फरपुर के मीनापुर के 2 बच्चे और मुशहरी के 4 वर्षीय बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई। हालांकि तीनों बच्चे फिलहाल ठीक हैं। सिविल सर्जन ने लोगों से हालांकि सावधानी बरतने की अपील जरूर की है। नई केसेस की जानकारी मिली है। एक मुशहरी प्रखंड का है और 2 मीनापुर का है, और एसकेएमसीएच में इलाज है, ठीक होकर घर भी चले गए हैं। लेकिन सभी परिवारों को हमने डायरेक्शन दिया है और डीएम सर का भी डायरेक्शन प्राप्त हुआ है कि उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, कॉशियस रहना है, वाचफुल रहना है और प्रचार प्रसार अभियान को जारी रखना है। जैसे ही सूचना मिले उसको प्रॉपर केयर लेना है, स्टेबलाइज करना है, जरूरत पड़े तो आगे रेफर करना है, नहीं तो अपने लेवल पर ठीक करना है। और इसमें कहीं भी बच्चा को डेथ नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान रखना है। बढ़ती गर्मी के साथ एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में एईएस के मामले बढ़ने लगे हैं। एक बार फिर से 3 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसके साथ मुजफ्फरपुर में अब तक 16 बच्चों में एईएस के मामले पाए गए हैं और अब तक कुल 29 बच्चों में एईएस मिले हैं। यानी कुल अलग अलग जिले के बच्चे जो एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती हुए हैं, यानी 29 बच्चों में अब तक एईएस मिला है, जिसमें से 16 बच्चे सिर्फ मुजफ्फरपुर के हैं। 3 और बच्चों में पुष्टि हुई है जो मुजफ्फरपुर के ही हैं, जिसमें मीनापुर प्रखंड के 2 और मुशहरी प्रखंड के 1 बच्चे शामिल है। तो बढ़ती गर्मी के साथ एक बार फिर से जिले में एईएस का कहर देखा जा रहा है। हालांकि इस बार की स्थिति उतनी भयावह नहीं है, सभी ठीक होकर घर लौट चुके हैं, लेकिन लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वह एईएस को लेकर अलर्ट है और बताया जा रहा है कि 10 जून के बाद से इसमें इजाफा होता है, तो इसको लेकर विशेष प्रिकॉशन बरतने की आवश्यकता है। बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
वहीं बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां महमदपुर थाने के दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। दुर्व्यवहार के आरोप में महमदपुर थाने के दारोगा के ऊपर कार्रवाई की गई है, निलंबन की, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने दारोगा को सस्पेंड किया है। दारोगा अनिल सिंह निलंबित किए जा चुके हैं। दुर्व्यवहार का इनके ऊपर आरोप है, जिसके बाद एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। रंगदारी के मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। फर्नीचर व्यवसायी राजा कुमार ने पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। पप्पू यादव ने झूठे केस में फंसाने के साथ स्थानीय थाना प्रभारी की मिली भगत का आरोप भी लगाया। साथ ही कोर्ट में जल्द ही मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात पप्पू यादव की तरफ से कही गई। थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल और उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए, वो कहां कहां गया है, किस किस से मिला है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस एफआईआर के खिलाफ। पहले 385, बाद में साजिश के तहत ऊपर के पदाधिकारी के दबाव पर सीजीएम कोर्ट में 387। किस आधार पर? 387 का मतलब है डायरेक्ट मिले, हमें धमकी दी, हम मौखिक कुछ एक्सटॉर्शन किए। किस आधार पर 387? मसौढ़ी में कोचिंग के छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र का नाम आयुष कुमार बताया जा रहा है और उसके सीने और शरीर पर चाकू से 6 बार वार किया गया है। घटना के बाद आरोपी फरार बताए जाते हैं। घायल छात्र को अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। साथ ही हमलावरों की भी पहचान की जा रही है। पीड़ित के मुताबिक कोचिंग से निकलने के बाद उसका पैर एक युवक से टकरा जाता है, जिसके बाद उस पर यह हमला किया गया। तो बीच में बचाने गया है, उसको कोई झगड़ा से मतलब ही नहीं। तो बीच में किस बाग में पढ़ता है? किस बाग में? किस बाग में पढ़ता है? 10th में। किस कोचिंग का मामला है ये? आरक्षण कोचिंग का। कहाँ आरक्षण कोचिंग? आरक्षण कोचिंग रहमतगंज। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सरैया थाना क्षेत्र में एक युवक को उसके दोस्त ने पैसे के लेन देन में ही गोली मार दी। रेवा घाट के रहने वाले चंदन सहनी और रोशन ठेकेदारी के काम में लगे हुए थे। ठेकेदारी के दौरान ही पैसे के लेन देन को लेकर विवाद होता है और रोशन ने चंदन को इस दौरान गोली मार दी। फिलहाल घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घायल की शिकायत पर पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एक बार धमकी मिला था कि तुमको मरवा देंगे, गोली से मरवा देंगे, जो घटना घटी। तो गोली चलाने वाला का पहचान हुआ है कि नहीं? गोली चलाने वाले कोई देखा नहीं। एक बच्चा देखा है, जिनको हम तो पहचानते नहीं, लेकिन उससे पूछताछ किया जाए तो कुछ पता चल सकता है। अच्छा, इस दौरान कुछ छीन छान भी किया गया? जी सर, पैसा छीन छान हुआ है। 40-50 हज़ार रुपया हमेशा उनके पास में रहता है, जो कि भैया मेरे ठेकेदार है, जो कि लेबर ओवर मिस्त्री को देते हैं। वो तो वही पैसा देकर आ रहे थे सहीला पट्टी से, वही जो घटना को अंजाम दिया। गया के सुलेबट्टा के पास एसएसबी जवान और पुलिस ने 2 तस्कर को 28 किलो नशीला डोडा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर झारखंड से ट्रक में नशीले पदार्थ को लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद जांच अभियान शुरू किया गया और नशीला डोडा जब्त हुआ। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को डोडे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आधा पुलिस ने साइबर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने साइबर गिरोह के 10 सदस्यों को पकड़ा, जो डिलीवरी के पेमेंट के नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस की साइबर टीम ने यह बताया कि इनके पास से 3 लैपटॉप, 33 मोबाइल फोन, 50 एटीएम कार्ड और 40 बैंक के पासबुक जब्त किए गए। अपराधियों ने कहा कि वे भोले भाले लोगों को पहले सिम कार्ड बेचते थे और फिर इस नंबर से बैंक अकाउंट खुलवाकर ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट में डिस्काउंट देने का लालच देकर ठगी किया जा रहा था। पुलिस ने साइबर गिरोह के मुख्य सरगना अंकुश राज को गिरफ्तार किया है। ये कोडरमा के जनरली झारखंड कोडरमा के लोगों के अकाउंट्स बनवाते थे, गया से पूरा इवन नवादा के भी लोगों के अकाउंट्स बनवाए हैं, उन्हीं के सिम बनवाते थे और उन दोनों चीजों को एटीएम के साथ साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे, जिसपे ये लोग पैसे मंगवाते थे। बाद में वो अकाउंट्स बंद हो जाते थे तो एटीएम सिम वगैरह ये लोग तोड़ के फेंकते थे।
ये मेन बीच के लेयर हैं जिनके पास से बहुत सारे अकाउंट्स एंड सिम एंड ATM कार्ड, ये सब जो फ्रॉड हैं वो हंड्रेड्स में मिले हैं धीरेन्द्र कुमार। ये आगे जाके उसको ये 3 से 5 हज़ार में खरीदते थे और आगे जाके 15 से 20 हज़ार में एक अकाउंट एंड सिम को बेचते थे। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अपराधी दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं। खबर पंडरा ओपी इलाके की है, जहां हथियार बंद अपराधियों ने जेवर की दुकान में दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया। करीब 70 लाख की ज्वेलरी लेकर ये डकैत फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लूट की घटना हुई है, ये तो बहुत निंदनीय भी है और इससे ही पता लगता है कि अपराधियों का मनोबल राजधानी में कितना बढ़ा हुआ है। खुलेआम प्रशासन को यह एक चैलेंज है, पब्लिक को भी चैलेंज है। घटनाक्रम 3 गो लड़का आया, ठीक है, सामान दिखाने बोला ब्रासलेट दिखाइए, उसके बाद सोना का सामान दिखाइए सो बोला, ठीक है। उसके बाद हुआ यूँ कि वो लोग अब तीनों पिस्टल निकाल दिया, ठीक है, और जो हमारा स्टाफ था उसको वो लोग नीचे बैठ के बोला कि बैठ जाओ, और सब सामान निकाल के अपने से निकालने लगा। वो कितना देर रहा? लगभग 5 से 10 मिनट। अभी 3 अपराधियों का एक महत्वपूर्ण क्लू जो हम लोग को प्राप्त हुआ है और जो हमारा टेक्निकल टीम है वो टेक्निकल टीम अभी काम कर रहा है। हम लोग जल्दी इस कांड का उद्भेदन करेंगे लेकिन अभी फिलहाल एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग असेसमेंट भी ये करना पड़ेगा कि कितने ऐसे ज्वेलरी दुकान है जहाँ पे जेवर का दुकान है बट किसी तरह कोई गार्ड या फिर सीसीटीवी कैमरा का जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग को अपराध को डिटेक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी चीज़ एक पहलू हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अपराधी को पकड़ने के लिए चारों तरफ नाकेबंदी की गई है और हम लोग इसमें अभी लगे हुए हैं। राजधानी रांची में अपराधियों के द्वारा एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और यहां से करीब 60 से 70 लाख रुपए के जेवरात ले उड़े हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। वहीं FSL की टीम भी मौके पर पहुंच जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है 3 की संख्या में अपराधी एक बाइक पर सवार होकर आए थे और उसके बाद उन्होंने जो हथियार के बल का भय दिखाकर और फिर यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस और तमाम जो FSL की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो फिलहाल तमाम सुरागों को खंगालने में जुटी हुई है। तो वहीं जो जेवर व्यवसायी संघ है उसके द्वारा भी 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इस बीच में अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद आंदोलन की जो चेतावनी है उनके द्वारा दी गई है। फिलहाल पुलिस का दावा है सीसीटीवी में अपराधियों की शिनाख्त हुई है और उसके आधार पर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि इससे पूर्व भी करीब 3 महीने पहले एक जेवर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस मामले में अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी या फिर कहें अपराधियों को कब तक गिरफ्त मिल पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पर नाथ नगर में एक व्यक्ति के पॉकेट में रखा मोबाइल बजते ही ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि व्यक्ति का पैर जख्मी हो गया और स्थानीय लोगों ने घायल को फौरन डॉक्टर के पास पहुंचाया। फिलहाल घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है। मोबाइल आखिर ब्लास्ट क्यों हुआ, अभी इसका पता नहीं चल सका है। तो मोबाइल फोन की घंटी बजते ही देखिए कैसे ये मोबाइल जो है वो ब्लास्ट कर जाता है, जिसमें इस शख्स का पैर जो है वो जख्मी हुआ। हालांकि राहत की बात ये रही कि उसकी जान बच गई। लोग आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। नहा के जब बाहर निकला तो मोबाइल जो है कि फोन आया तो रिसीव किया, तो बस फोन रिसीव भी नहीं किया, मतलब जेबी में हाथ दिया पैकेट में और ब्लास्ट कर गया तो आग लग गया, पूरा जो है झुलस गया है। कौन झुलसा है, क्या नाम है? जयदेव कुमार यादव है, मेरा छोटा। वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई, जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई में फैसले को रिजर्व रख लिया गया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रखा है। जमीन घोटाले मामले से जुड़े केस में जेल में इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं
और ऐसे में आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई जरूर हुई, लेकिन फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। 13 मई को पीएमएलए से खारिज हो गई थी जमानत की याचिका और जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट हेमंत सोरेन पहुंचे हुए थे, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई तो जरूर हुई, लेकिन आज फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। रांची से ही बड़ी खबर, जहां पर जोबा मांझी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई झारखंड की राजधानी रांची से, जहां जोबा मांझी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। स्पीकर को अपना ये इस्तीफा जो है उन्होंने सौंपा है। सिंहभूम से सांसद चुनी गई हैं जोबा मांझी और इसलिए विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जेएमएम से सांसद बनी है जोबा मांझी, मनोहरपुर से विधायक थी जोबा मांझी। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मिली हार के बाद बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। बक्सर लोकसभा सीट भी उसमें से एक है, जहां पर प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि हार की जो वजहें सामने आई उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। बक्सर किसी भी कीमत पर हारने वाली सीट ही नहीं थी। ये कैसे हुआ, हम हार कैसे गए, इस पर समीक्षा चल रही है। पार्टी गलतियों में सुधार करेगी। अगर बक्सर में बीजेपी का 5 साल का वनवास हुआ है तो बक्सर से किसी न किसी रावण का वध जरूर होगा। ये जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी। फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा। क्योंकि हम एक पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। हम पार्टी फोरम पर रख करके और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह करें। मित्र जी, विजय सिन्हा ने माना कि मंथरा और केकई के कारण ही जो है ये परिणाम जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, केकई के माथे पर मंथरा बैठी ना होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। भागलपुर के नवगछिया पहुंचे प्रशांत किशोर का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि स्कूल में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेज में डिग्री, पढ़ाई दोनों जगह नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग देश को विश्व गुरु बनाने की बात सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तक रखते हैं। किसानों की बदहाली को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि दूसरे राज्य के लोग खेती करके राजा हो गए, लेकिन बिहार के 100 में से 60 लोगों के पास जमीन नहीं है, जिससे किसान परेशान हैं। लालू नीतीश के राज में स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। अपने बच्चे का ठिकाना ही नहीं है। सब लोग देश का विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लगा। तो ये गर्मी जानलेवा है। भीषण गर्मी में पटना जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पंचाला की व्यवस्था करवाई है, जिससे कि इस गर्मी में लोगों को कुछ राहत नसीब हो सके। पंचाला में रेलवे स्टाफ समय समय पर पानी भरने का भी काम करते हैं। लोगों का कहना है कि ये पहल अच्छी है। साफ सुथरा पानी लोगों को पीने के लिए नसीब हो रहा है। तो न्यूज़ 18 अपडेट में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।